साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं, यानी कि आपका जो इनकम का सोर्स है वो पेंशन से हो सकता है या उसके अलावा और भी कोई छोटा-मोटा इनकम सोर्स हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी इनकम पेंशन से आती है, तो आपकी इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगता है? कब आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए? क्या आपकी इनकम के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है या फिर नहीं? और साथ ही साथ बात करेंगे सरकार के एक ऐसे इम्पोर्टेंट रूल के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे पेंशनर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, उनको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका भी इनकम सोर्स हो सकता है, पेंशन से है, तो आपके मन में भी सवाल आता होगा, क्या हमें आईटीआर फाइल करनी चाहिए? क्या हमारा टीडीएस जो कटता है, उसको कैसे दोबारा से रिफंड लेना है? काफ़ी हेडेक हो जाता है एक उम्र के बाद में टीडीएस कटना, फिर उसकी आईटीआर फाइल करना। तो सरकार का एक रूल है जिसमें बोलती है सरकार, ना तो आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत है, ना आपके ऊपर कोई टीडीएस लगेगा, ना ही आपके ऊपर कोई टैक्स लगेगा। क्या है वो रूल? जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। देखिए, आईटीआर फाइलिंग कंपल्सरी कब-कब होती है? अगर आप भारत में रहते हैं, आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, पेंशनर की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपकी उम्र 60 साल से ऊपर होगी, तो आपको आईटीआर कब-कब फाइल करना कंपल्सरी है। ये आप लिस्ट देख सकते हैं, 13 पॉइंट है। इनके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखा है। इस वीडियो में हम इसकी बात नहीं करेंगे डिटेल में, बस पहला पॉइंट देख लीजिए। न्यू इनकम टैक्स रिजिम अगर आप ऑप्ट करते हैं, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि आपकी इनकम जो है ना वो 4 लाख रुपए से ज़्यादा है ना साल भर की, 4 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी टोटल इनकम है, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी होता है। लेकिन सरकार आपको इसमें छूट देती है। वो कौन-सा रूल है? जानेंगे पूरी जानकारी। 4 लाख रुपए तक वैसे नॉर्मल केसेस में आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होता है। बाकी आप केसेस देख सकते हैं, 12 पॉइंट और है, इनका वीडियो हमने अलग से बना रखा है। अब देखिए, एक पेंशनर को क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं? 4 बेनिफिट मिलते हैं। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है। आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक है, तो टैक्स तो 12 लाख तक माफ़ है, लेकिन आईटीआर फाइल करने की लिमिट 4 लाख रुपए ही है। उसके अलावा कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा आपका इंटरेस्ट इनकम में से। अगर आपकी एक बैंक के अंदर जो इंटरेस्ट इनकम है वो 1 लाख रुपए या उससे कम है तो। अगर आपकी 4 बैंक में एफडी है, चारों जगह से आपको 90,000 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, तो कोई भी बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। और आखिरी जो पॉइंट है, ना ही आपको आईटीआर फाइल करनी है, ना ही आपका टीडीएस कटेगा, ना ही आपके ऊपर कोई टैक्स लगेगा। ये स्पेशल केस है। इसमें केवल आपको एक बार एक फॉर्म भर के जमा करवा देना है अपनी लाइफ में। उसके बाद में कभी भी आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आइए बात करते हैं कौन सा है वो फॉर्म, हाउ टू फिल, कैसे आपको ये भरना है। उसके बाद बात करेंगे हु कैन फाइल, कौन-कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन इस फॉर्म को नहीं भर सकता, व्हेन टू फाइल, कब आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, वेयर टू सबमिट, ये फॉर्म तो भर दिया, जमा कहाँ पे होएगा, व्हाट इफ नॉट फाइल्ड, अगर आपने फाइल नहीं किया तो क्या आपको नुकसान देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ में बात करेंगे, 2 एग्जाम्पल लेंगे, डिटेल में आपको समझाएंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा दीजिए। चलिए बात करते हैं कौन सा है फॉर्म। तो फॉर्म का नंबर है 125। नए इनकम टैक्स एक्ट और नया इनकम टैक्स का जो रूल आया है, न्यू इनकम टैक्स रूल्स 2026, 2026 में ही नए रूल आए हैं, उसमें ये नया फॉर्म जारी किया गया है। 125 नंबर फॉर्म है, ये आपको भरना है। कैसे भरना है, आइए अब उसकी बात करते हैं। ये फॉर्म आपको भरना है, यहाँ पर आप देखेंगे पहले में आपको अपना नाम डाल देना है। आप जब ये बैंक से फॉर्म लेंगे तो यहाँ पर आपको ये ब्लैंक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। एड्रेस वाले कॉलम में आपको अपना एड्रेस लिख देना है। परमानेंट अकाउंट नंबर 3 नंबर वाले कॉलम में आपको अपना पैन नंबर लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जो आपने बैंक में जमा करवा रखी, यानी कि जो आपके पैन कार्ड में लिखी हुई है। टैक्स ईयर में आपको 2026-27 लिख देना है। ईमेल आईडी में आपको अपनी ईमेल आईडी दे देनी है, जो आपने बैंक में जमा करवा रखी है। कॉन्टैक्ट नंबर में आपको यहाँ पर +91 लिखना है कंट्री कोड में, और इधर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। नेम ऑफ स्पेसिफाइड बैंक, अब यहाँ पर आपको उस बैंक का नाम लिखना है जहाँ पे आपकी पेंशन इनकम आती है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम विच पेंशन इज ड्रॉन, जहाँ से आपको पेंशन आती है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। और जो आपका पीपीओ नंबर होता है, अगर आपको पेंशन मिलती है तो आपको अपना पीपीओ नंबर पता होगा, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन
कर देना है। अगर आपकी पेंशन इनकम नहीं है, अगर आप फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं और आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, तो आप इन दोनों कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हो, एनए लिख के आगे बढ़ सकते हो। 11th पॉइंट देखिए, डिटेल ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड विथ द बैंक। यहाँ पर आपको नंबर लगा देना है, यहाँ पर सीरियल नंबर। आप बैंक में फॉर्म फाइल करेंगे तो आपको 1, 2, 3 मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शन मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक नंबर लिखना है, पहले अपना अकाउंट नंबर देना है। जिस बैंक में आप ये फॉर्म जमा कराएंगे ना, जो आपका पेंशन आ रही है ना, जिस बैंक में आपकी पेंशन आ रही है, उसी बैंक में ही आप जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वो बैंक का अकाउंट नंबर लिख देना है। जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आपको लिख देना है। इंडिविजुअल अकाउंट है या जॉइंट अकाउंट है, जो भी है वो जानकारी आपको इधर बता देनी है। उसके अलावा और भी अकाउंट है तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, सारे अकाउंट की जानकारी आप दे दीजिएगा। सारे के सारे अकाउंट एक ही बैंक में होने चाहिए और उसी बैंक के अंदर आपकी पेंशन इनकम आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपके 11 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। 12 नंबर पॉइंट आप देखेंगे जो लास्ट है, वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम। क्या न्यू टैक्स रिजिम से बाहर जा रहे हैं? नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो आपको इस पे नो पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा तो आपको नो पे टिक कर देना है। ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम नहीं, हमें न्यू टैक्स रिजिम में ही रहना है। ओल्ड टैक्स रिजिम में आप जाएंगे ना, तो आपको 5 लाख रुपए से ऊपर इनकम होएगी ना जैसे ही, तो आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। ये पॉइंट हो गए। इसके नीचे आपको डिक्लेरेशन मिलेगी, यहाँ पर आपको अपना नाम दे देना है, यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देना है और इधर आपको डेट एंड प्लेस डाल के इधर अपना साइन कर देना है। साइन करने के बाद में ये आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हु कैन फाइल, कौन कौन इस फॉर्म को फाइल कर सकता है। तो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन केवल इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अब स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन है? जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है 2025 और जो इनकम टैक्स के रूल आए हैं 2026 में, उनके अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की एक डेफिनेशन दी गई है। अगर आप उस डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं तो आप भी उस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अब उस डेफिनेशन में कुछ पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए, यानी कि आप भारत में रेजिडेंट होने चाहिए। एनआरआई हैं तो आप इस फॉर्म को फाइल नहीं कर पाएंगे। एज मस्ट बी 75 और 75 प्लस। आपकी उम्र 75 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन तो हो गया, ठीक है, लेकिन इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी उम्र 75 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर सरकार से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, इसकी कम एज करी जानी चाहिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसके लिए एलिजिबिलिटी से रह जाते हैं केवल इस एज के क्राइटेरिया के कारण। तो इस एज को कम किया जाए। इनकम सोर्स क्या क्या हो सकता है? पेंशन से इनकम आ सकती है, सेविंग अकाउंट से इनकम आ सकती है और एफडी से इनकम आ सकती है। केवल ये 3 इनकम सोर्स हो सकते हैं। और एक और कंडीशन, ये जो सारी की सारी इनकम आ रही है ना, वो एक ही बैंक में होनी चाहिए। जैसे कि आपका एसबीआई है तो एसबीआई में ही सब कुछ आना चाहिए। अगर आपका पीएनबी है तो पीएनबी के अंदर ही सब कुछ आना चाहिए। पेंशन इनकम भी उसी में आनी चाहिए, एसबीआई है तो इंटरेस्ट इनकम भी उसी में आनी चाहिए, एफडी इनकम भी उसी में आनी चाहिए। सब कुछ उसी बैंक में आना चाहिए। कोई दूसरा बैंक में आपका अकाउंट ही नहीं होना चाहिए। अकाउंट है तो वहाँ पर आपकी इनकम नहीं आनी चाहिए। अकाउंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कंडीशन आपको पूरी करनी है। नो अदर इनकम देन अबव मेंशन्ड, यानी कि इनके अलावा कोई भी इनकम सोर्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं जो अभी अपन ने देखी, तो आप फॉर्म नंबर 125 भर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करते, आप बोलते हो कि मेरी पेंशन इनकम नहीं है, नहीं है तो चलेगा, इन 3 के अलावा कुछ भी है तो नहीं चलेगा। एज आपकी 75 से कम है तो नहीं चलेगा, रेजिडेंट नहीं है तो नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कौन कौन इसको फाइल नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉन रेजिडेंट नहीं कर सकते, 75 से कम वाले नहीं कर सकते, आपकी बिजनेस इनकम आ रही है तो आप नहीं कर पाओगे, अगर आपका शेयर मार्केट से कोई प्रॉफिट आ रहा है तो आप नहीं कर पाओगे, उसके अलावा इंटरेस्ट इनकम है आपकी एक से ज़्यादा बैंक से तो आप नहीं कर पाओगे, अगर आपकी पेंशन इनकम और एफडी इनकम दोनों अलग अलग बैंक में आ रही है तो भी आप नहीं कर पाओगे इस फॉर्म को फाइल। इसके अलावा भी अगर आपने पोस्ट ऑफिस में कोई पैसा लगा रखा है, वहाँ से आपको इनकम आती है, एनबीएफसी में आपने कोई एफडी वगैरह करा रखी है या बॉन्ड्स वगैरह ले रखे हैं या स्टॉक्स में पैसा कर रखा है इन्वेस्ट, या डिविडेंड में आपको जो है मिलता है साल के अंदर, बॉन्ड्स में आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, या कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट है जहाँ से आपको इनकम मिल रही है, तो आप इस फॉर्म को फाइल नहीं कर पाओगे। रेंट इनकम है, आपको रेंट मिलता है, आपके बैंक अकाउंट में आता है रेंट का पैसा, तो भी आप इस फॉर्म को फाइल नहीं कर पाओगे। ओके, इसके बाद में बात करते हैं कब इस फॉर्म को फाइल करना होता है। तो आप इसको कभी भी फाइल कर सकते हो। लाइफ में आपको
केवल एक बार फॉर्म को फाइल करना है। एक बार आपने फॉर्म फाइल कर दिया ना, उसके बाद में आपको लाइफ टाइम कभी भी आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी बैंक आपका जो है वो टीडीएस नहीं काटेगा, टैक्स काटेगा। टीडीएस मतलब कि उतना ही टैक्स कटेगा जितना आपका बनता है। एग्जाम्पल में समझेंगे इसको डिटेल में। इसके अलावा वेयर टू सबमिट, ये फॉर्म आपको सबमिट कहाँ पे करना है? तो ये फॉर्म उसी बैंक के अंदर सबमिट होगा जहाँ पे आपकी पेंशन इनकम आ रही है और एफडी की इनकम आ रही है या फिर सेविंग अकाउंट की इनकम आ रही है। जो भी आपकी इनकम है ना, सारी मिलाकर जिस बैंक में आ रही है उसी बैंक में आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। फिर क्या होगा, बैंक आपका टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा। आपकी टोटल इनकम कितनी होएगी, बैंक जोड़ेगा। पेंशन कितना आया पूरे साल भर में, पूरे साल भर में सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट कितना आया, पूरे साल भर में एफडी से इंटरेस्ट कितना आया। बैंक ने इन तीनों चीज़ों को जोड़ लिया तो वो अमाउंट आ गया बैंक के पास, जैसे कि 9 लाख रुपए आया टोटल। तो बैंक क्या करेगा, इस 9 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेगा। टैक्स जितना बनेगा, जैसे कि 7-8 लाख रुपए तक जो टैक्स बनता है वो बनता है 20,000। 9 लाख पे जो बनेगा टैक्स वो बनेगा टोटल 30,000। 9 लाख पे 30,000 का टैक्स बनता है। अगर आप एक साल में 9 लाख रुपए कमाते हैं ना, तो आपके ऊपर 30,000 का टैक्स बनता है। लेकिन सरकार रिबेट देती है, छूट देती है कि 12 लाख रुपए तक आपको 60,000 टैक्स बनेगा, उस 60,000 की छूट मिल जाती है। तो 9 लाख पे जो 30,000 का टैक्स बनेगा ना, सरकार बोलती है ये आपको छूट दे दी, आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा। जो छूट मिलती है वो मिलती है सेक्शन 156 के तहत। पहले ये जो सेक्शन होता था 87A, पुराने इनकम टैक्स एक्ट के तहत। तो ये 30,000 की छूट मिल गई, आपके ऊपर टैक्स बना 0। तो बैंक क्या करेगा, आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा। जितना आपका पैसा है ना, 9 लाख रुपए वैसा का वैसा पड़ा रहने देगा आपके बैंक में। आप में से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, ना ही आपको आईटीआर फाइल करना है। बैंक, आपकी इनकम 9 लाख हो गई, मैंने आपको शुरू में बताया था अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा जाती है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। इस केस में 9 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। लेकिन अगर आपने फॉर्म 125 भर के बैंक में दे दिया तो आपको आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको आईटीआर भरना पड़ा, ना आपकी इनकम पे कोई टैक्स लगा, ना कोई टीडीएस लगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसके बाद में बैंक जो है वो टीडीएस काट लेगा। कब काटेगा, अगर आपकी ये इनकम 9 की जगह 12 लाख से ज़्यादा होती ना, तो बैंक इसमें से टीडीएस काटता। और कितना काटता, नॉर्मल रेट तो 10% होता है, लेकिन बैंक 10% टीडीएस नहीं काटेगा। बैंक उतना ही काटेगा जितना आपके ऊपर बनेगा। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे डिटेल में। उसके अलावा सेक्शन 393 के तहत टीडीएस काटा जाता है। तो ये क्या बोलता है सेक्शन, इसकी भी बात करेंगे। टीडीएस कटने के बाद में बैंक आपको टीडीएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। हर साल आपको ये बैंक की तरफ से टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा। फॉर्म आपको केवल एक बार भरना है, लेकिन हर साल बैंक आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देता रहेगा लाइफ टाइम के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन 393। जो पुराना सेक्शन होता था 194 होता था ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट के तहत, जिसको कि नए इनकम टैक्स एक्ट में 393 कर दिया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सेक्शन का, जो सीनियर सिटीजन है ना, उनके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी को, ये जो कंप्लायंसेस होते हैं ना, उनको टेंशन ना लेनी पड़े, उनका सारा काम बैंक करेगा। बैंक क्या करेगा, उनकी टोटल इनकम करेगा। डिडक्शन मिलती है, ओल्ड में मिलती है, तो हम केवल न्यू के हिसाब से बात करें तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। टैक्स कैलकुलेट करेगा, जितना टैक्स बनेगा उतना ही टैक्स काटा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, टीडीएस को मैनेज करने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा व्हाट इफ एलिजिबल एंड नॉट फाइल, अगर आप एलिजिबल हैं, आप इस कंडीशन को पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी आपने इस फॉर्म को नहीं भरा, गलती से नहीं भरा या इंटेंशनली आप नहीं भरना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हैं खुद से अपनी आईटीआर फाइल करें, या आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो ये काम कर सकता है, तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक के थ्रू ही ये फॉर्म भर के करवाएं। आपके परिवार में कोई व्यक्ति है या आप खुद से भी करना चाहें तो आप खुद से भी अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, अगर आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा तो बैंक टीडीएस काट लेगा और उसके बाद में आईटीआर फाइल करके वो रिफंड आ जाएगा। जैसे कि बैंक में अगर आपका इंटरेस्ट, एफडी वगैरह करा रखी है, 1 लाख से ज़्यादा जाएगा ना इंटरेस्ट, तो बैंक आपका उस इंटरेस्ट में से ही टीडीएस काट लेगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि आप ये फॉर्म भर देंगे तो आपका टीडीएस उस एफडी के इंटरेस्ट में से कटेगा तो नहीं, लेकिन उतना ही कटेगा अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर जा रही है। तो इससे बचना है तो आप फॉर्म नंबर 121 भी भर के बैंक में जमा करवा सकते हैं। ये अलग होता है फॉर्म, 125 अलग होता है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। ये टीडीएस से बचने का फॉर्म होता है, और ये वाला जो इनकम है, ये वाला जो 125 फॉर्म है, ये आईटीआर से बचने का फॉर्म होता है। आपको आईटीआर ही फाइल नहीं करना पड़ेगा। इस केस में आपको आईटीआर तो फाइल करना पड़ेगा 121 वाले केस में, अगर आप लिमिट में आते हैं तो।
अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए के आसपास है। जैसे कि मानिए पेंशन से आपको 8 लाख रुपए मिलते हैं, एफडी से आपको इंटरेस्ट इनकम आती है 3.5 लाख रुपए की, सेविंग अकाउंट से आपको इनकम आती है 50,000 की। टोटल कितना हो गया? 12 लाख रुपए हो गया। 12 लाख रुपए है आपका, एक ही बैंक के अंदर ये सारी आपकी इनकम आ रही है। अब देखिए, अगर आपकी एफडी से इंटरेस्ट इनकम 3.5 लाख है ना, तो बैंक क्या करते हैं, आपका इसमें से 10% टीडीएस काटते हैं। तो यहाँ पर बैंक आपका 35,000 टीडीएस काट सकता है अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो। अगर आप इस फॉर्म को भर लेते हैं तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। आइए समझते हैं क्यों। अब देखिए, ये 3 इनकम सोर्स थे, टोटल इनकम 12 लाख थी। आपका क्या करेगा, आपने ये फॉर्म भर के बैंक में जमा करवा दिया। अब बैंक आपकी इनकम कैलकुलेट करेगा, पहले तो वो देखेगा, पेंशन जोड़ेगा, एफडी जोड़ेगा, सेविंग अकाउंट जोड़ेगा, सब कुछ जोड़ लिया, उसको मिला 12 लाख रुपए आए हैं। अब वो आपकी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगा। तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 75,000 की। तो आपकी 12 लाख में से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन कम हो जाएगी। आपकी जो टैक्सेबल इनकम बनेगी 11,25,000। जैसे कि मैंने बताया 12 लाख तक टैक्स फ्री है, लेकिन क्यों है उसकी भी बात कर लेते हैं। 4 लाख तक है वैसे टैक्स फ्री, उसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन आपको रिबेट मिल जाती है सेक्शन 156 के तहत, 156 ओल्ड सेक्शन, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो टैक्स बनेगा ना 11,25,000 पे, वो बनेगा 52,500, जबकि 12 लाख पे 60,000 टैक्स बनता है और वो पूरा का पूरा माफ़ होता है। तो यहाँ पर भी आपको रिबेट मिल जाएगी। रिबेट के कारण आपका जो टैक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब आपका जो टैक्स ज़ीरो हो गया, तो इस कंडीशन में बैंक क्या करेगा, आपके ऊपर कोई भी टीडीएस या टैक्स नहीं लगाएगा। क्योंकि आपका टैक्स ज़ीरो बनता है, तो ये 35,000 जो टीडीएस कटना चाहिए था वो नहीं कटेगा। ना आपकी पेंशन इनकम में से कोई टैक्स लगा, ना आपके सेविंग अकाउंट में कोई टैक्स लगा। तो इसके बाद में बैंक आपका कुछ भी टीडीएस नहीं काटेगा और आपको आईटीआर फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। बैंक आपकी आईटीआर फाइल करेगा, यानी कि बैंक ही आपका टीडीएस उस हिसाब से काटेगा, और बैंक से आपको केवल टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म कलेक्ट कर लेना है। हर साल आपको ये फॉर्म मिलेगा, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। बाकी इसका एसएमएस आपको आ जाएगा, तो आप उसके थ्रू भी अलर्ट रह सकते हैं। हर बार आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार ये फॉर्म जमा करने के लिए जाना पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो अपन ने ज़ीरो वाला एग्जाम्पल ले लिया। अब बात करते हैं, अगर आपकी इनकम 13 लाख रुपए है, वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, बस अपन ने 1 लाख रुपए पेंशन बढ़ा दी है। यहाँ पर आपकी टोटल इनकम 13 लाख हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, 75,000 माइनस होंगे, 12,25 आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी। अब देखिए 12,25 पे तो टैक्स लगता है। कितना लगता है? सरकार बोलती है अगर आपकी इनकम 12 लाख से हल्की सी ऊपर है ना, तो आपके ऊपर टैक्स, देखिए वैसे आप कैलकुलेट करेंगे 12 लाख तक तो आपका 60,000 टैक्स बनेगा। ऊपर के जो 25,000 है उस पे 15% टैक्स बनेगा, जो कि 3,750 होता है। तो आपका टोटल टैक्स तो बन जाएगा 63,750 रुपए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सरकार बोलती है देखिए 12 लाख कमाओगे आप तो ज़ीरो टैक्स, 25,000 आपने एक्स्ट्रा कमाए तो 63,000 तो टैक्स लेंगे नहीं। तो इसीलिए आपसे केवल ऊपर का जो 25,000 है ना, वो टैक्स के रूप में लिया जाएगा, बाकी की आपको रिबेट मिल जाएगी। तो आपका टैक्स बनेगा 25,000 रुपये, ऊपर का 25,000 पूरा आपका टैक्स बनेगा। हिसाब में तो आपका 63,000 बनना चाहिए टैक्स, लेकिन रिबेट के चलते आपको 25,000 ही बोला जाएगा। इसमें 4% का सेस और लगता है। भारत के अंदर जितनी भी इनकम टैक्स होती है ना, सब में ये ऊपर से 4% जुड़ता है। तो ये कोई स्पेशल बात नहीं है। इसमें 4% आप जोड़ेंगे तो टोटल आपका टैक्स बन जाएगा 26,000 रुपए का। अब इसमें से 13 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम थी ना, बैंक इसमें से ही 26,000 काट लेगा। कितना हुआ 26,000? आप देखेंगे ना, यहाँ पर इस इनकम का 1% होता है 13,000, यानी कि आपका टोटल 2% का टैक्स लगा। 13 लाख पे 2% 26,000 होता है, तो आपका बैंक 26,000 टैक्स काट लेगा। उसके अलावा आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक जो है आपको टीडीएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। आपने एक बार 125 भर के दे दिया, हर साल बैंक ऐसे ही करेगा, जितना टैक्स बनेगा उतना ही काटेगा। अब अगर आपने देखिए बैंक में एफडी से आपकी इनकम हो रही है ना 3.5 लाख, तो हिसाब से तो बैंक को यहाँ पर ही 10% टीडीएस काटना चाहिए, 35,000। लेकिन बैंक आपका टोटल ही 26,000 काटेगा, इसमें से 35,000 नहीं काटेगा अगर आपने ये फॉर्म एक बार भर के बैंक में जमा करवा दिया तो। ये थे 2 एग्जाम्पल। इसके अलावा कुछ बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स की, यानी कि नुकसान। जैसे कि 75 से कम वाले इसको फाइल नहीं कर सकते। हमारी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, इसको 75 की जगह 60 या फिर 65 ही किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो ऐसे हैं एलिजिबल हो पाते हैं, लेकिन एज के कारण इस फॉर्म को फाइल नहीं कर पाते हैं।
और 75 के बाद में व्यक्ति कितना ही ज़्यादा ज़िंदा रह पाता है जो ये काम आ पाएगा। इसके अलावा नॉट एप्लीकेबल अगर आपकी रेंट इनकम, कैपिटल गेन या बिज़नेस इनकम है, यहाँ पर आप फॉर्म इसको नहीं फाइल कर पाएँगे। अगर आपकी रेंट इनकम आ रही है, कैपिटल गेन या बिज़नेस से कोई इनकम है तो ये पॉइंट अच्छा है वैसे तो। इसके अलावा दोनों इनकम आपकी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम एक ही बैंक में आनी चाहिए। आज के टाइम पे बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो केवल एक बैंक अकाउंट मेंटेन करते होंगे, क्योंकि आरबीआई का इंश्योरेंस भी जो मिलता है ना डीआईसीजीसी का, वो भी आपको 5 लाख रुपए की ही गारंटी देता है। कल को कोई भी बैंक हो जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लग जाए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बैंक डूब जाएगा। अगर कल को कोई भी बैंक में ऐसी कुछ भी न्यूज़ आती है, कई बार ऐसा हुआ है पास्ट में, आरबीआई उस बैंक के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। रेस्ट्रिक्शन मतलब कि आप एक दिन में 50,000 रुपए ही निकाल सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि अफरा-तफरी में सब कोई अपना बैंक पहुँचता है अपना पैसा निकालने, तो यहाँ पर ये डेबिट का वो जो क्राइटेरिया लगा दिया जाता है डेबिट फ्रीज़ का, यानी कि लगभग रेस्ट्रिक्शन आ जाती है कि आप एक दिन में 20,000 ही निकाल सकते हो, एक दिन में 50,000 ही निकाल सकते हो। तो ऐसी रेस्ट्रिक्शन आती है, तो उसके चलते बहुत ही कम लोग हैं जो एक ही सेविंग अकाउंट रखते हो। आज के टाइम में हर कोई कम से कम 2 बैंक अकाउंट रखता है, तो यहाँ पर 1 बैंक की जगह 2 बैंक की लिमिट दी जानी चाहिए। इसके अलावा फुल्ली डिपेंडेंट ऑन बैंक कैलकुलेशन। हो सकता है बैंक का एम्प्लॉयी कुछ गड़बड़ कर दे। अभी जैसे मैंने कैलकुलेशन करी, 13 लाख पे 26,000 टैक्स बना। हो सकता है बैंक का एम्प्लॉयी ये कैलकुलेशन करने में कहीं भी गड़बड़ कर दे, कोई अमाउंट डालने में गड़बड़ी कर दे। बाकी मोस्टली काम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से होता है, लेकिन मैनुअल करते वक़्त कुछ ना कुछ क्लेरिकल मिस्टेक हो सकती है, जिसके चलते ये 26,000 की जगह 36,000 अगर चला गया पैसा, तो क्या किया जाएगा? उस सीनियर सिटीज़न को क्या होगा? उसको तो 10,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा ना। बाकी आपको विश्वास करना पड़ेगा उस बैंक के कैलकुलेशन के ऊपर। और इसके अलावा ये जो रूल है वो सभी पेंशनर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कंडीशन बताई थी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न की, तो उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। फाइनल समरी कंक्लूजन की बात करें, 393 नंबर सेक्शन है जिसके चलते बैंक को टीडीएस काटना पड़ता है जितना आपके ऊपर टैक्स बनेगा। एप्लीकेबल टू स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ओनली। फॉर्म 12 बीबीए होता था पहले, उसी फॉर्म का नाम 125 किया गया है। अगर आपने आज से पहले फॉर्म 12 बीबीए एक बार भर दिया है तो आपको दोबारा से कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन आप अगर सारी फॉलो कर पाते हैं तो ही आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठ पाएंगे, तभी आप ये फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अदरवाइज आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।